भी सुनने स्टार्ट करे हैं, जब चस्का चढ़ता है ना बंदे को, वो आपके गानों से ही चढ़ा है। इनफैक्ट हरियाणवी म्यूजिक कि पूरे भारत की फेवरेट है सपना चौधरी। थैंक यू। और तेरे आने वाले बच्चों की भी फेवरेट ही होगी। पक्की बात है। मैम आप आए, हम लोग बहुत लकी कंसिडर कर रहे हैं अपने आप को। आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग आपके फैंस रहे हैं एंड बस क्या ही बोले। एक तरीके से मेन जो हमने हरियाणवी गाने, और कुछ भी नहीं हो मैं तब भी हंसती खेलती रहती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है शुरू से ही। मैम अभी आपने ब्रेक ले लिया था कुछ टाइम का और अभी आप वापस आ रहे हो, तो मीनवाइल हरियाणवी म्यूज़िक में और म्यूज़िक वीडियोस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है कुछ सालों में। इतना ज़्यादा हिप हॉप भी वो आ रहा है हरियाणा से, और म्यूज़िक वीडियोस का स्टाइल भी बदल गया है, और आप भी अब उसमें ढल रहे हो, आप भी वैसी म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हो। तो क्या लग रहा है आपको, आपका वाला दौर तो नहीं मैं कहूँगा, अभी भी आप काम कर ही रहे हो, बट जो कुछ साल पहले आप जो स्टेज शोज़ कर रहे थे वो उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आता था, या अभी वाली प्रॉपर सेटअप शूट वाली म्यूज़िक वीडियोस में? ये बहुत सारे मिक्स हो गए सवाल। पहली बात तो मुझे लगता है मैं स्टेज कभी छोड़ूंगी नहीं, वो मुझसे कभी छूटेगा भी नहीं। म्यूज़िक वीडियोस हो, गाना गाना हो, या कुछ भी करना हो, सब चीज़ मेरी ज़िंदगी में एक तरफ है। और स्टेज बोलते हैं ना, स्टेज मेरे लिए सुकून है, वो कभी मेरी ज़िंदगी से नहीं जाएगा। और मुझे लगता है, मैं कभी कभी बैठ के सोचती भी हूँ यार, स्टेज जिस दिन, अभी चलो ठीक है अभी कर रहे हैं, 5 साल बाद बंद हो गए, करना तो पड़ेगा ही बंद, तब क्या होगा मेरा, तब मैं क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे सुकून मिलता है। और आजकल का जो माहौल है वो अच्छी बात है कि बहुत चेंजेस आए हैं और आएंगे भी। अभी तो मेरे को लगता है 10% भी नहीं हुआ है हरियाणवी इंडस्ट्री में कि भाई आप चेंज देख रहे हो। मैंने तो ये चेंज, जब से मैं काम करना मैंने शुरू किया था, हमारे टाइम में कैसेट्स का ज़माना था, उसके बाद मैंने सीडी देखी, सीडी के बाद फिर यूट्यूब आया, यूट्यूब के बाद नहीं, यूट्यूब से पहले शायद व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप के बाद फिर यूट्यूब का ट्रेंड आया, यूट्यूब के बाद फिर आज तो देख ही रहे हो बहुत ईजी हो गया है लोगों के लिए आना, अपने आप को दिखाना, चीज़ें बताना। तो अच्छी बात है, बदल रही है, बदलती भी रहनी चाहिए। लेकिन मैं अपने यहाँ की चीज़ों को, अपने जोनर को इतना नहीं बदलना चाहती या बदलते देखना चाहती कि हम अपने रूट्स भूल जाएं। नो डाउट कि मैं चेंज हो रही हूँ, मैं कर रही हूँ, हिप हॉप ट्रेंड भी कर रही हूँ, वेस्टर्न भी कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महीने में मैं 2 गाने ऐसे ज़रूर करूँ जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करें। मैम जैसे आपने बताया, आज तो बहुत आसान हो गया किसी नए फेस को डिस्कवर करना, पर आपके मतलब आपने जब शुरुआत करी थी, और ये चीज़ तो मेरे ख्याल से फैमिली का भी मैं रिस्पांस जानना चाहूँगा, जब आपने स्टेज शोज़ शुरू करे, आप डांस कर रहे हो और इतने लाखों की भीड़ बस आपको देखने आई हुई है, तो उसकी स्टार्ट तो बहुत ही स्कैरी रही होगी, या घर वालों को एक्सप्रेस करना आपने कैसे शुरू करा, उसके बारे में थोड़ा बताओ, अपनी स्टार्टिंग के बारे में। तो कुछ नहीं, मेरा कभी था ही नहीं कि मैं यहाँ बैठूंगी आप लोगों के सामने, कभी भी नहीं था। गाने करूंगी क्योंकि जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई, सिंपल, यहीं आके बात खत्म हो जाती है। अच्छा यो करना है, दिमाग खराब है, वो वाला मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस जोन में मेरे को कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब तक फादर साहब थे तब तक पढ़ाई पे ध्यान रहा। 2008 मुझे डेट्स इसलिए याद रह जाती है क्योंकि हमेशा दिमाग में जब चीज़ें चलती है तो मुझे एक एक तारीख याद है कि मैंने कब पहला स्टेज किया था, कब मैंने पहली एल्बम की थी, कब मैं क्या किया था, हर चीज़ की डेट मुझे एग्जैक्ट याद है। तो 2008 में दिसंबर में मेरे फादर जी एक्सपायर हो गए थे, तो घर की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, और डांस वांस के लिए मुझे स्कूल में कभी रोका नहीं गया, तो वहाँ से मुझे अच्छा लगता था डांस वांस करना, मैंने कभी कहीं से सीखा भी नहीं। तो मुझे ये था कि भाई चलो ठीक है, मुझे जो चीज़ पसंद है अगर मैं उसी को प्रोफेशन बना लूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। वो मेरे लिए शायद मेरे दिमाग में ये था कि ईजी हो जाएगा काम करना, घर में चीज़ें लाना, क्योंकि कंडीशन वैसी थी, तो बस निकल पड़े। लेकिन जितना सोचा था कि बहुत आसान हो जाएगा, उसका तो बहुत उल्टा हो गया। बहुत झेला है लोगों को, बहुत झेला है। आज मेरी टीम बोलती है कभी कभी मुझे कि बहुत शांत हो गए हो आप, मेरे से नहीं होता, मैं इतना लोगों के सामने ज़ाया एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैम लेकिन जैसे आप फर्स्ट मूवर थे, मतलब जैसे आप हरियाणा से ऐसे म्यूजिक वीडियोस में आना, स्टेज शोज की ऐसे म्यूजिक वीडियो बन जाना, स्टेज जब भी होते थे जब मैं कर रही थी, लेकिन उन स्टेज में और आज के स्टेज में बहुत चीज़ों का फर्क है। तब लड़कियां सीटी पे सीटी फू वो करती थी, आँख से छलका आंसू, दिल टूट गया, वो गाने हरियाणा में बजते थे स्टेज पे। लड़की बैकलेस लहंगा पहन के डांस करती थी, परफॉर्म करती थी, मतलब वही था, ऑर्केस्ट्रा टाइप का ही था। और उसी स्टेज पे रागनियाँ गाई जाती थी, जिसे हम अपनी धरोहर बोलते हैं कि यार ये हमारा बेस है। तो आप सोचो ना, एक तो हम एक स्टेज पे बेस प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी के साइड में सीटी पे सीटी फू। मुझे अजीब लगता था कि यार ये क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आता था। फिर मैंने जब स्टार्टिंग की थी, मैंने की थी गाने से। मैंने रागनियाँ गाई हैं 4-5 साल कंटिन्यू करके, तो रागनियाँ वागनियाँ गाती थी। तो एक दिन स्टेज पे जो मुझे सिखा रहे थे गाना, वो पूरी टीम लेके जाते थे। ये एक टीम में 2 डांसर आएंगी सर, एक गाने वाला और आएगा सर, एक मैं आऊँगा सर, और साजंदे बोलते थे कि भाई ये बजाने वाले आएंगे, इतने बजाने वाले आएंगे। तो वो डांसर आई नहीं उस दिन स्टेज पे, और इस तरफ की पब्लिक ऐसी होती है कि डांसर नहीं आई, ऐसी तैसी, मतलब इतने मोटे मोटे डरे मारने लग जाते हैं यार। अच्छा डांसर नहीं आई, हम नहीं देखेंगे, वो वाला काम था। तो अब जो मुझे सिखा रहे थे उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ, नाचना नुचना मेरे को आता है। तो बोले मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक डांस कर दे। मैं ना 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 मैं नहीं करूँगी, एक कर दे, बस एक कर दे। मगर मैं नहीं करूँगी। तो वो जबरदस्ती मैंने कहा कि मेरे से सोलो नहीं होगा। तो उस दिन स्टेज पे झंडू आ रखा था,
झंडू हमारे हरियाणा के उस तरफ के बहुत बड़े कॉमेडी स्टार हुआ करते थे उस टाइम पे, तो बोले इसके साथ डांस, तेरे को सोलो नहीं करना पड़ेगा तो इसके साथ डांस कर दे। अब मैं मेरे ख्याल से मैं होंगी 14-15 साल की, ठीक है मैं कर देती हूँ। मैंने डांस कर दिया और वो गाना इतना हिट हुआ, वो गाना था मन सुना तू बल्ली हो गया महफिला लगा वैसा, दारू के पैग लगावने लग गया, कुक्कड़ सुक्कड़ खाओ वैसा। वो इतना चला कि उस तरफ इतना क्रेज हो गया, इतनी सीढ़ियां बिक गई उनकी, वो सारे मुझे ये बोलने लगे वो 12 टिकट वाली लड़की को बुला के लाओ, उसका डांस देखना, उसका डांस देखना। 12 टिकट गाने का नाम था, किसी को मेरा नाम ही याद नहीं था, किसी को पता ही नहीं था मेरा नाम भी है। तो वहां से स्टार्ट हो गया। फिर मैं अब रोज गुरुजी का आगे से कि एक डांस कर दे, मैं नहीं करूंगी, ये कौन सी बात है, अब तो लत हो गई आप लोगों को, मैं नहीं करूंगी। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा यार इनको इस चीज से ना प्रॉफिट हो रहा है, मैंने पैसे बढ़वा दिए कि मेरे पैसे बढ़ा के दो, क्योंकि मैं ही गा रही हूँ। वहाँ पे क्या होता था कि गाना भी मेरे को पड़ता था, फिर ड्यूट गाते थे हम, ड्यूट भी मैं गाती थी, फिर डांस भी, सोलो भी डांस मैं करती थी। मतलब अगर मान लीजिए 3 घंटे का 4 घंटे का कॉन्सर्ट है तो उसमें से 4 घंटे में से 3 घंटे मेरा काम कराते थे, 1 घंटा और सारे बैठ के मेरा मुंह ताकते रहते थे बस। तो बड़ा गुस्सा भी उठता था। फिर उस टाइम मैं मजबूर थी, मेरे को पैसे चाहिए थे, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं जाने देती हूँ, मैं चलो आगे बढ़ते हैं, मेरा वो वाला काम है, ठीक है अभी जो हो रहा है होने, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। खत्म करना मुश्किल है लेकिन मेरे लिए आसान है, मैं खत्म कर देती हूँ चीज़ों को जल्दी। तो मैम आपको कभी वो नहीं हुआ कि खत्म कर तो दूं पर अब एक स्टारडम आ गया, कहीं वो ही ना खत्म हो जाए या मेरी स्टेज लाइफ ना खत्म हो जाए? स्टारडम उनको डराएगा मुझे लगता है कि जिनको स्टारडम चाहिए नहीं, अपने को चाहिए कि अपनी तो जर्नी दूसरी थी। अपने को उस टाइम दिमाग में सिर्फ ये था कि पैसा कमाना है, घर जाना है, घर चलाना है। अब मुझे तो पता ही नहीं था पब्लिक इतना प्यार करने लग जाएगी। नहीं मैम, आपके डांस के स्टेप्स के तो दीवाने हम भी हैं। हम बहुत जब हम step करते हैं आपके। जहाँ पे गाने बजते तो हम वही स्टेप करते हैं। हम देखते हैं वीडियो, अच्छा ये वाला स्टेप है, यही वाला करो। मैम इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, दीपक के घर में ना अभी शादी थी तो लेडी संगीत हो रहा था, तो ये मस्ती मजाक में आपका स्टेप कर रहा था। तो अगले दिन संगीता तो एक आंटी सेक्टर की ने इनसे रिक्वेस्ट करा कि स्टेज पे दीपक सपना चौधरी वाला स्टेप करना। अभी यहाँ पे जगह नहीं है पर ये जाने से पहले आपको करके दिखाएगा। मैं तो दीवाना हूं उसका, यहाँ पे जगह बन सकती है, अगर मैं देखता हो सकता है तो वाइड एंगल में आ जाएगा। वाइड एंगल पे रुका नहीं, मुझसे देखो इतना दीवाना हूं मैं। थैंक यू। मैम कुछ एक्सपीरियंस बताओ जरा स्टेज शो के, जहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के, भीड़ का कोई चेहरा ही नहीं होता। तो मैं कुछ आपका ऐसा किस्सा जानना चाहता हूँ। अच्छे तो देखो ऑफ कोर्स है, ब्लेसिंग्स है, लोगों का प्यार है, पर थोड़ा जिससे आप डर गए हो या कि नहीं नहीं, यार, नहीं। अगली बार स्टेज पे मैं चीजें हुई है लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैं बहुत डर गई यार। किसी ने बहुत मेरे लिए तो हर स्टेज ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एडवेंचर पे गई हूँ। तो जब भी इस तरफ कुछ ना कुछ दंगा फसाद कुर्सियां टूटती थी, मैं ऐसे देखती थी, अच्छा ये टूटी है, अच्छा ये यहाँ से भाग रहा है, मेरे लिए वो एडवेंचर होता था। आपको कभी स्टेज छोड़ के भागना पड़ा? कि बहुत बार मैं, मेरे को लगता है अब भी मैं भाग लेती हूँ। बहुत बार, कोई नई बात नहीं है स्टेज छोड़ के भागना, क्योंकि जिस तरीके के स्टेज हमने शुरुआत की थी, जिस तरीके के स्टेज और जिस तरीके की पब्लिक हमें मिलना शुरू हुई थी, हमें बस ये पता था हमें स्टेज पे जाना बहुत आसान है, वहां से निकलना हमें ये बता क्या करना पड़ेगा। हम पहले ये ढूंढते थे कि यहाँ से गाड़ी यहाँ लगा दो, ये करके ऐसे करके चलेंगे तो निकला जाएगा। एग्जिट प्लान बन जाता था पहले ही एग्जिट प्लान हम लेके चलते थे कि लेके चलो भाई, ऐसे तो कूद काट के कहाँ से भागना है। तो इस चीज में मैं भी बड़ी चंट रही हूँ, मेरी मम्मा भी बहुत चंट रही है। मेरी मम्मी पहले मुझे कुदाती थी, फिर खुद कूदती थी, कहती थी चल बेटा निकल, मम्मी निकलो। वो जो चीज होती है ना, 2 डांस करते, नहीं तीसरा भी तू कर, नहीं चौथा भी तू कर भाई। अब 1.5 घंटे का काम या 2 घंटे का काम मैं लगातार थोड़ी कर सकती हूँ। अब पीछे जाके बैठ जाओ तो वही हल्ला गुल्ला मच जाता है, फिर नाम किसका खराब, सपना चौधरी आई थी दंगा करवा दिया। कोई ऐसा कुछ फैन मोमेंट हुआ हो कि फैन ने बदतमीजी कर दिया, कुछ ऐसा नहीं, फैन तो नहीं, काम मैं नहीं करने दूंगी बिल्कुल भी, ये काम तो नहीं करने दूंगी। बदतमीजी, मुझे लगता है कि आप सामने से जैसे हो इंसान को आपके साथ वैसा ही होना पड़ता है। 6-7 साल लगे उस चीज़ को बताने में लोगों को कि यार मैं डांसर हूँ तो मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मेरा भी अपना अस्तित्व है, सम्मान है, मैं काम करती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि एक डॉक्टर है लेकिन उसको डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बीमार होगा तो उसको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप किसी के प्रोफेशन को लेके उसके कैरेक्टर पे जजमेंट दो तो वो बहुत गलत होगा। तो बहुत टाइम लगा चीज़ें बताने में लोगों को, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि जहाँ मैंने शुरू किया था कि 12 टिकट वाली लड़की से, आज कोई मुझे बिना मैडम कहीं नहीं बोलता, तो वो मेरे लिए प्राउड की बात है। बहुत सही चीज़ है। और मैम आपने एक शो भी करा था बिग बॉस, और जहाँ पर आप पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टीवी करे हुए लोग भी थे, तो उसका जरा एक्सपीरियंस बताओ, आपका कॉन्फिडेंस कैसा था उस टाइम? और कॉन्फिडेंस तो मेरा कहीं नहीं गया, मेरे पास 5 रुपए भी थे ना तब भी इतना ही कॉन्फिडेंस था मेरे पास। कॉन्फिडेंस मेरा कभी लूज नहीं और ना कभी मैं होने दूंगी। मुझे लगता है आदमी का कॉन्फिडेंस गया, आदमी गया। लेकिन हाँ, वो मेरे लिए चीज़ बहुत नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं घर वालों से, मेरी माँ से कभी अलग नहीं रही। मैं बहुत फैमिलियर बच्चा हूँ, तो मैं मेरी माँ की गोदी में छुप के रहने वाली हूँ 24 घंटे। और मेरे लिए नई चीज़ ये थी कि यार मम्मी करने दो। मेरे को बिग बॉस 10 ऑफर हुआ था सबसे पहले, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी को बोला 3 महीने अकेले लड़की को भेज दूँ, तेरा दिमाग खराब है, तो नहीं जाने दिया। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मनवीर जीता, बहुत दुख हुआ, मतलब मेरे को इतना दुख हुआ, मैं ये जीत गया, मैं भी जीत सकती थी, वो वाला दुख था मुझे। फिर 11 ऑफर हुआ तो मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। मैं कहा मेरी माँ से नहीं जाने देगी। फिर मान गई थी? नहीं, मेरी टिकट कैंसिल करवाई 2 बार। उनकी टीम की एक पिस्ता करके एंडमॉल टीम से, मुझे आज तक याद है, वो लड़की अब नहीं रही और मुझे बहुत दुख होता उसके लिए। उसने बहुत मतलब मुझे प्रोटेक्ट करके रखा उस टाइम पे, चीज़ें समझाई, ये होता है यहाँ पे, ऐसे होता है यहाँ पे, और मेरे लिए बड़ी नई चीज़ें थी। मेरे को लगता है बिग बॉस मैंने खाली एंजॉय करने के लिए किया था, मेरे लिए एंजॉयमेंट थी उस टाइम पे। ट्रिप थी, मैं घर वालों से निकली थी, दुनियादारी नहीं देखी थी मैंने। ऐसा लग रहा था, मैं एयरपोर्ट पे भी उस टाइम फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं अकेली जा रही हूँ, और मुझे वहाँ की टीम से पिस्ता लेने आई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो मैं पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे उठाया ही लेट, मैं उनको बोला हाँ, अरे अब तो फ्लाइट मिस होगी, अब कितनी जाएगी, मैं जाऊंगी, टीवी पे आएगा 24 घंटे देख सकते हो, कुछ बता लो उनको कोई मतलब नहीं है,
कोई भी मतलब नहीं है उनको, नहीं नहीं बस नहीं जाना तो नहीं जाना, उनको लगता है बच्चा अलग नहीं जाना चाहिए मेरे से बस। फिर अच्छा मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैं कहा हम छोटे छोटे शो कर रहे हैं, पता है आपको बिग बॉस से बाहर आने के बाद ना इतने मोटे मोटे पैसे लेके आया करेंगे। अच्छा तो मेरे को बता रही है, मतलब वो ऐसे करती है कि नहीं चाहिए भाई, चाहिए नहीं जाने दूंगी। मैं लड़के गई, पर अब सारे वहां अंदर चंट थे, सब लोग अकेले रहे थे, टीवी किया था सबने, सबकी अपनी अपनी जर्नी थी, एक्सपीरियंस था। मेरे को लगा यार कौन सी दुनिया में फंस गई मैं, 16 आदमी, 16 के 16 के अलग अलग दिमाग, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, कोई आकाश ददलानी था। ओ हो ये लड़ाइयाँ वो इसमें तो जानबूझ के होती हैं या मतलब प्लान्ड होती है, क्या रहता है? नहीं, बिग बॉस तो मेरे को लगता है बिग बॉस करने के बाद ही समझ आएगा। अच्छा। अब वो आपको मैं सुबह से शाम तक भी लिख लिख के भी समझाऊंगी तो भी नहीं आएगा। लेकिन पता है ऑडियंस के माइंड में ये मिथ है, मैं चाहता हूँ क्लियर हो, बात पैसे की हो रही थी, कहता है कि जो बिग बॉस करता है उसे पैसे मिलते हैं हफ्ते के हिसाब से, दिन के हिसाब से। नहीं मेरी वीकली थी। अच्छा, होता है, हाँ, weekly होता है। होता है वीकली थी, पर अब ये भी बताऊं कितनी पेमेंट नहीं ये मत बताओ, ये मत बताओ, बस ये बता दो कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं है, एक वर्ड में अगर आप क्रिएटिव है, जैसे अब हम चीजें बना रहे हैं वो क्रिएटिव है। एडिट में उनको फ्रीडम हाँ, है। एडिटिंग में फ्रीडम है भाई, और मतलब ये जो हर reality वो show में राइट भी मसाला- बनता है। अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तो अगर हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे, हम क्रिएटिविटी दिखा के एडिटिंग पे उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। पर ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कहा बिग बॉस मेरे को मम्मी की याद आ रही है, एक बार बात कराओ तो वो ना, तुरंत करा देंगे। no, वो अंदर वाली चीजें बिल्कुल रियलिटी है कि कोई घड़ी नहीं है वहाँ पे, आपको कोई टाइमिंग की कोई मतलब पता नहीं लगता कब सुबह हुई कब शाम हुई कब क्या हो गया, कुछ नहीं पता उसके अंदर ना। मतलब आपको बार-बार टाइम नहीं नहीं जा जाता। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें कि मैं 2 महीने रही तो 2 के 2 महीने मुझे मेरे लिए मिले। मैं खुद को समझ पाई। बिग बॉस में जाने के बाद पता चला कि यार मैं ऐसे इतने गंदे तरीके से भी बात कर सकती हूँ, मैं ऐसे चिल्ला भी सकती हूँ, मैं लड़ भी सकती हूँ, ओहो ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो जब बाहर आके मैंने क्लिप्स देखी ना, मुझे लग रहा था कि मैं हुई नहीं यार, मैं ये भी कर सकती हूँ, ऐसे गंदी गंदी बातें बोल सकती हूँ। निकलवा भी लेते हैं ना, शो वाले निकलवा तो भी मुझे लेते हैं। मुझे ये लग रहा था थोड़े दिन तो मुझे नहीं समझ में आया यार, ये नहीं यार, ये मैं नहीं हूँ, मतलब वो वाला था मेरा। पर ठीक है, मुझे लगा कि शायद अच्छी बात है, मेरा गुस्सा बाहर निकला। तो फिर उसके आने के बाद हुआ कि और बड़े शोज मिले और हाँ, ऐसा कुछ हुआ कि बॉलीवुड मूवी आई है, ऐसा कुछ? बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े। पर मुझे लगा कि भाई जहाँ से शुरुआत की है, मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है वहाँ से। वहाँ की चीज़ें बनी बनाई हैं, और जब बनी बनाई चीज़ें आप लेके बैठ जाओ ना तो आप उड़ने लग जाते हो, और वो उड़ना शायद मुझे लगा तो कि फील हो गया था आपको वहाँ पे कि है मेरे लिए जगह ही नहीं है वो। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं मेरी जगह पे जाऊंगी, वहाँ ग्रोथ की ज़रूरत है और वही ज़्यादा अच्छा है। यही रीज़न था कि मैंने कभी स्टेज छोड़ी नहीं, और ना कभी मैं छोड़ना चाहती, क्योंकि स्टेज ही एक सहारा है जो अलग अलग स्टेट में जाके मेरी वोकल को प्रेजेंट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, आपके जैसे कोई सिंगर है या कोई आपको अप्रोच करता है तो क्या आप सबसे पहले लुकआउट करते हो एक प्रोजेक्ट में? क्या आपकी तरफ से टीम से रिक्वायरमेंट्स जाती है? क्या नहीं, होता मेरी है? टीम से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं जाती, हम इतने नखरीले बच्चे नहीं हैं। सेट पे ये हाँ, वो नहीं रिक्वायरमेंट कुछ ये ऐसा तो होना नहीं। चाहिए। मैं बड़ी सिंपल सी हूँ, मैंने बोला ना, मैं घर से खाना बनवा के लेके जाती हूँ अपना। अच्छा। और मेरे जो भी स्पॉट बॉय आते हैं सब मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैडम को अगर कुछ भी चाहिए होता है मैडम खुद ही बोल देती है बेटा ये लाते हैं। और सिर्फ वैनिटी चाहिए होती है, और तो क्या। और वो भी आजकल के टाइम में चलने लगी है वैनिटी ना, हमें तो पानी भी नहीं पूछता था कोई। और ऐसा भी है कि आप क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व होते हो गानों में कि ये एंगल नहीं, ये एंगल ज़्यादा बेटर है देखो या अभी ये नहीं ये नहीं, अभी ना जो अभी बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे पहले इन्वॉल्वमेंट देना जरूरी था, क्योंकि पहले इतने टेक्निकल चीजें थी नहीं, है ना, तो लोगों को समझाना जरूरी था, जो नए नए बच्चे आ रहे थे उनको बताना जरूरी था, और वो भी इतना ही जरूरी था जितना मुझे पता है। मैं कोई इतनी बड़ी ज्ञानी देवता नहीं हूँ, है ना। और अभी मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कुछ बताना जरूरी है, कोरियोग्राफर को कि बेटा तू ये कर, क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि हर बंदा एक प्रोजेक्ट में अपना 100% देता है, तो आप उसके बीच में ना नुक्कड़ मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। ठीक है, उसका अपना है तो कर लो। अच्छा, जो न्यू कमर्स हैं, जो नई आपकी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए कोई सलाह आप ऐसी देना ना, चाहो? ना, ना, क्योंकि- सलाह मत दो। क्योंकि आपने स्टारडम भी देखा है और सलाह मत दो, किसी को मत दो, करो, सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। लेकिन आजकल पता है क्या हो गया मैम कि लोगों को लगता है कि अगर वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगे, फेमस हो जाएंगे, तो हो सकता है म्यूजिक वीडियोस बन वो जाए। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो 15 सेकंड की रील, 30 सेकंड की रील, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। बल्कि मैं तो अभी, मैं सच्ची बताऊं, इस टॉपिक पे किसी से बात कर रही थी और एक बच्चा देखा मैंने, छोटा सा 5 साल का 6 साल का, उसकी मम्मी उसको फोर्स कर रही है कि देखो ना मैडम, ये फलाने का बच्चा है 4 साल का, ये ऐसे कर सकता है, ये 7 साल का हो गया, लुक्खा हो गया। मतलब 7 साल के बच्चे को आप लुक्खा बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि वो रील बना के इतने पैसे कमा रहा, तू क्यों नहीं कमा रहा? तो वो बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको ज़बरदस्ती नहीं फोर्स करना चाहिए, जिनका इंटरेस्ट है वो खुद ही बना लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मुझे लगता है कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको फोर्स मत करो, वो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी खो देगा। अच्छा, कोई इस इंडस्ट्री की कोई डार्क साइड है कि मतलब ये चकाचौंध, सिर्फ चकाचौंध मैं कहूँगी डार्क साइड है कि आप जब 3-4 गाने हिट देके बैठ जाते हो ना, तो आप भूल जाते हो, हर चीज़ भूल जाते हो, वो गलत है। आप लोगों को ये जताना, ये बताना बंद कर दो कि मैंने ये किया, क्योंकि आपकी कोई भी औकात नहीं है, आप कुछ नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि हम हिंदुज़म से हैं और हमें सिखाया जाता है कि हमारी बोली हमारी माँ जैसी है, हम अपनी माँ को प्रेजेंट कर रहे हैं और हमें कोई हक नहीं बनता, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपनी माँ को कुछ दे दें। तो जब आप अपनी माँ को कभी पे बैक नहीं कर सकते, तो आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मैंने हरियाणा वोकल के लिए ये कर दिया? ना, तुम नहीं कर रहे हो, वो उसकी देन है, वो उसका बड़प्पन है, वो उस मिट्टी की देन है, वो तुम्हें दे रही है। उसको सलाम करो, सैल्यूट करो और बोलो थैंक यू कि आपने मुझे ये दिया। तो ये तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए ये किया, वो किया, मैंने अपनी वोकल रिप्रेजेंट कर दी, ये कर दी। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, हमेशा उस वोकल ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं उस वोकल की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ बोली है। अच्छा मैम, ये एक बड़ी ना फाइट रहती है आर्टिस्ट्स में और प्रोड्यूसर्स और लेबल्स में, नॉट ओनली इन हरियाणवी इंडस्ट्री, इन बॉलीवुड या फिर जो हमारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, कि जो लेबल्स हैं जिनके पास पैसा है वो आर्टिस्ट का हक मार लेते हैं। तो आजकल सब लोग अपने नाम से चैनल्स और अपने नाम से अपना आर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, रादर दैन गिविंग इट टू लेबल्स। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि आप कभी फंसे हो बिजनेस वाले लोगों के साथ, या
कुछ ऐसा कि आप अपना चैनल लॉन्च करोगे, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मैं 2 चैनल खोल के बैठी हूँ। नहीं मतलब वो इसीलिए है क्या, वो इसीलिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कंपनियों ने भी बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से रखा भी है, संजो के रखा। देखिए, अगर मैं आज के टाइम पे मैं इसलिए ये बात बोल सकती हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं एक मॉडल बोलते क्या बोलते हैं, फीमेल मॉडल मैं फीमेल मॉडल भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं परफॉर्मर भी हूँ। तो अगर आप सारी चीज़ का निचोड़ यहाँ पे करोगे ना, और अगर एक सामने वाला अपना 2.5-3 लाख रुपए, जैसे आप अपनी भाषा में प्रोड्यूसर बोलते हो, अगर वो उस 2.5-3 लाख रुपए पे रिस्क ले रहा है ना, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो आर्टिस्ट को भी बोले, सिंगर को भी बोले, और साथ के साथ राइटर को भी बोले कि यार आप लोगों का फर्ज बनता है, ये मेरा पैसा है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे आपका 100% देंगे ना, तो बिल्कुल बनता है। प्रोड्यूसर अपनी जगह पे ठीक है। मैम जो आप बातें कर रहे हो ना, वो ना पता चल रहा है कि आपने कितनी दुनिया देखी है, कितना काम करा है, कितना एक्सपीरियंस है। जो आपकी बातें ना वो सब कन्वे कर रही है यहाँ पे, कि कोई एक तजुर्बे वाला इंसान ही ये सब बोल सकता है। कोई नया आर्टिस्ट हो जो नया चढ़ा हो, उसकी बोली में पता चल जाता है कि भाई नहीं ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो कुछ भी नहीं होता ये सब। कई बच्चों में हो जाता है कि भाई नहीं हम ये ले लेंगे, नहीं अभी रुको, थमो, चीजें देखो, अभी आपने कुछ नहीं देखा है। मैम कुछ बढ़िया किस्सा बताओ स्टेज शो जो आपको याद हो कि हाँ यार ये बढ़िया मोमेंट था मेरी लाइफ का, इस दिन मुझे तो मजा आ गया था। हाँ, तो मैं बताती हूँ। हम शुरू में जब शोज करने लगे तो राजस्थान की तरफ लड़कियां इतनी जाती नहीं थी, तो बहुत नई चीज़ थी वहाँ की औरतों के लिए, बिंदनियों के लिए, कि भाई कोई जागरण में लड़की गाने आई है। तो हम 3-4 लड़कियां थी, तो हम चले गए। अच्छा, हमें जाके हम जब 400-500 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाते थे, और वो भी गाड़ियां भी उस टाइम तो खटारा हुआ करती थी। आजकल तो लोग देखते हैं कंफर्ट जोन होना चाहिए। फॉर्च्यूनर में तो मिनिमम जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। हाँ, तो उस टाइम ऐसी गंदी गाड़ियां होती थी, वैन जो गुंडों वाली गाड़ी होती है। तो जाके हम पहुंचे, और जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने राजस्थानी भाषा में अपनी बीवी को बोला कि इनको कमरा दे दो, ये रेडी इनको रेडी होना है। तो उसने अपनी राजस्थानी भाषा में बोला कि इन छोरियों ने ना दूंगा कमरा, कह दो तबेले में तैयार हो लेंगी। और सच्ची में बड़ा मतलब हम 3-4 डांसर थी, रो के तैयार हुई, तबेले में तैयार हुई, हमने परफॉर्म किया पूरा। और वो पहला शो ऐसा था जहाँ किसी ने भी दिल से काम नहीं किया। सब यूं थे कि यार इज्जत ही नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब वो वाला पॉइंट था कि यार हाँ बस खत्म करो, पैसे लेना और घर जाना, वो वाला काम था। उसके बाद 12 टिकट किया, 12 टिकट करके फिर एक गाना आया सॉलिड बॉडी का डांस, मुझे भी नहीं पता कब वायरल हो गया। वो मुझे जब पता चला जब मैं एक बार नजफगढ़ मार्केट में जा रही थी रिक्शा में, और साइड से गाड़ी ओए सॉलिड बॉडी बैठी है। मैं ये देख रही इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं तो उस टाइम रिक्शा में जाया करती थी भाई, 20 रुपए की रिक्शा नजफगढ़ छोड़ दिया करती थी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था, मेरी मम्मी मेरे को लालच देती थी कि अगर पैदल चलेगी ना मेरे साथ नजफगढ़ तक तो 20 रुपए का जूस पिलाऊंगी। तो वो मेरे बड़ा काम आता था, पाँव की स्ट्रेंथ बनी रहती थी। तो मैं वैसे तो चलती नहीं थी, तो मम्मी कहती थी कि नजफगढ़ तक चलेगी तो एक सूट एक्स्ट्रा दिलाऊंगी, ठीक है, और तेरे को 20 रुपए का जूस पिलाऊं, गन्ने का जूस, वो नहीं मौसमी का, वो रिक्शा के पैसे बचा के और वहां से जूस पियेंगे। तो हम काफी बार ऐसे करते थे। तो रिक्शा में जा रही थी ना, मेरी मम्मी बोली कि पागल हो रहा है, देख क्यों चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है। उसने आगे गाड़ी लगाई, उतरा, बोला मैडम आपका गाना देखा मैंने, और मेरे लिए वो यूं था, कहाँ देख लिया, मुझे पता ही नहीं था कि कोई यूट्यूब पे भी गाना जा रहा है। ये तो सारी चीजें मुझे धीरे धीरे पता चली, लेबल भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, कमाई भी होती है, अरे देखते हैं तो भी पैसे मिलते हैं, ये चीजें तो मेरे लिए धीरे धीरे नहीं होती चली गई। तो मुझे मगर इसने कहाँ देख लिया, मेरे लिए तो डांस था कि मतलब स्टेज पे देखा है। मैं बोली अच्छा जी आपने कहीं स्टेज पे देखा है, बोला नहीं फोन में देखा, फोन में। मैं बोली फोन में, और उसने कोई व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा होगा, तो वो पहला गाना ऐसा था जो व्हाट्सएप पे वायरल होता चला गया, व्हाट्सएप पे क्लिप गई और वो वायरल हो गया। तो उसने मेरे को दिखाया, मैंने दिखाया यार ये तो मैं हूं। मैं गाने में इतना खो गई, मैं कहा यार ये मैं हूं। तो फिर उसके साथ मैंने फोटो खिंचाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वहां से मुझे पता चला कि गाना हिट हो गया। वो धीरे धीरे गाना इतना हिट हो गया कि 2 साल बाद सेम जगह से हमें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, राजस्थान में उसी जगह पे। और जब मैं जब जा रही थी तो मैं मायूस थी, मुझे यूँ था यार कि, और उस टाइम हम किराए की गाड़ी करने लग गए थे कि भाई रेंट पे गाड़ी करने लग गए थे, जब मैं गुंडों वाली गाड़ी में नहीं जाती थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी वही गाँव है, मेरा मन नहीं है, मतलब मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे था कि शायद वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। पर जो शो 3 बजे का था, मैं शाम को 5:30-4 बजे पहुंची शो पे, और पूरी पब्लिक सिर्फ मेरा वेट कर रही थी कि कब वो आएगी। अच्छा, उस टाइम आप ये वाली चीज आ चुकी थी, सेलिब्रिटी हूं तो लेट जाऊंगी या फिर गलती से लेट हो गई? नहीं, गलती से, हमेशा आज भी जैसे गलती से लेट हूं मैं, कभी लेट वेट नहीं होती, टाइम पे। अमिताभ बच्चन टाइम पे, बिल्कुल, चाहे 5 मिनट पहले, पर टाइम पे लेट ना हो, बिल्कुल भी गलत होता है ये काम, गलत नहीं होना। फिर जब मैं स्टेज पे गई तो वहाँ जितनी पब्लिक थी, हजारों पब्लिक खड़े होकर उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई है। वहाँ मुझे लगा था कि हाँ यार आज उन्हें कुछ करा है। अच्छा, जो ताऊ कह रहा होगा ना तबेले में करा तो वो खुद नाच रहा होगा? नहीं, ताऊ ने नहीं कहा था, ताऊ की बीवी ने कहा था। बीवी कह रही होगी अब देते हैं रूम, नहीं, पर उनकी भी गलती नहीं है ना। आप घर की औरतों से मिलोगे ना तो है उनमें ऐसा, ऐसा करती हैं वो हमेशा, इनको दूंगी मैं, वो उनको यूं लगता मेरे घर में घुसेंगी। उनके पति को क्या हाल होगा? बहुत बार होता, मेरे साथ तो पता नहीं कैसे किस्से होते हैं। बहुत मैम सुनाओ ना एक और किस्सा हो जाए, बड़ा मजा आया इसमें। अच्छा, इसमें मजा आया तो किस्से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक हमने कानपुर की तरफ शो किया था। मैं जब तक गाड़ी ले आई थी, इनोवा, मेरी कमाई की पहली गाड़ी आई थी इनोवा। मैं बड़ी खुश होकर शो के लिए गई। कानपुर पे क्या कहते हैं, एक बंदा आया हमारे होटल के आगे, 15 बंदे लेके खड़ा, और ऐसे अड़ गया गाड़ी के आगे, तारो इसने फोटो खिंचाना। मेरी मम्मी देख ली, क्या हुआ भाई, गाड़ी जब मिलेगी जब ये उतर के फोटो खिंचा लेगी। तो मेरी मम्मी सिखाने में बड़ी अच्छी रही है मेरे को लगता है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो मेरी माँ की वजह से बोलता है। तो मेरी मम्मी ने कोई हड़बड़ी नहीं, और मैं बहुत उस टाइम पे ऐसी तेज थी, क्योंकि चालू फोटो बाप की प्रॉपर्टी उतरी, मतलब वो वाला मेरा एटीट्यूड था। लेकिन मेरी मम्मी झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं है, एक फोटो है, बात बढ़ जाएगी, कोई फायदा नहीं है। फोटो हमने खिंचा लिया, खिंचा के हम स्टेज की तरफ चले गए, 2 डांस किए, वही आदमी फिर 15 लोगों को लेकर स्टेज पे चढ़ गया।
और भाई मेरे सारे साथी बोल रहे आंटी मेरी गर्ल तेरी गर्ल खिंचा ली फोटो और हम 15 जने खिंच जाएंगे मतलब। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सारे वहाँ पुलिस वाले, क्योंकि वहाँ का वो कोई डॉन माफिया था, अच्छा। सारे पुलिस वाले वहाँ खड़े, सब वहाँ पे खड़े और कोई रिएक्ट ना, कोई आके ये भी ना बोले यार भाई तू कर क्या रहा है। मैं बोली सर मैंने ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाया था और ये अब ऐसे बिहेव करने लग रहे। तो पुलिस वाला मेरे को ही बोलता उल्टा के किसने बोला था जी आने को। मैं पुलिस वाले की तरफ देखूं मतलब तो मेरे लिए खड़ा भाई यहाँ पे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कोई बहुत ऊंचा आदमी था फिर जो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है भाई चल कोई बात नहीं फोटो खिंचा लेते हैं। खिंचा लिए फिर फोटो। फिर उन लोगों को जब हम नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे ना तो किसी एक बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी। फिर मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोली चलो यहाँ से निकलो। उन्हीं के बंदे ने तो पीछे से उतार के मेरी मम्मी ऐसे फट से लेके जाती थी मेरे को। मेरी मम्मी मतलब जैसे वो नाक के नीचे से काम नहीं करते हैं वो वाला काम था मेरी मम्मी का। मैं ऐसी प्रोटेक्ट होकर निकलती थी। मुझे यूँ था मेरी माँ है ना चाहे पूरी पब्लिक हो मेरी माँ मुझे पता है मतलब कैसे निकाल के ले जाएगी। आई निकाल के लेके चलेगी। इतने पत्थर गाड़ी मतलब गाड़ी के आसपास इतना झुंड हो गया, कोई ऐसे ऐसे खींचे कोई पीछे से मारे, चारों तरफ के गाड़ी के शीशे वीशे टूट गए और कैसे कैसे करके हमारे ड्राइवर ने निकाल के 20-25 किलोमीटर आगे हमें छोड़ा और मैं देखूं ना इस तरफ का शीशा है ना इस तरफ का शीशा है ना पीछे तरफ का शीशा है, कुछ नहीं। और गाड़ी खोल रहे तो गाड़ी भी नहीं खुल रही है बाहर से। शीशे में से हाथ निकाल के गाड़ी खोल रहे, गाड़ी भी नहीं खुल रही। शीशे में से कूदी, गाड़ी खोली और मैं बहुत हंसी नीचे ले गई। मैं इतनी हंसी मेरी मम्मी यूँ देख रही, मेरे को किसी बात की हंसी नहीं थी, मेरे को यूँ थी यार पहली गाड़ी टूट गई ये क्या हुआ मेरे साथ। और मेरी मम्मी क्या हो रहा है तेरे को। मतलब कुछ नहीं बस हंसी आ रही है मेरे को और बहुत हंसी आ रही है। तो किसी बात का रिग्रेट नहीं किया मैंने कभी भी। कुछ भी हुआ ना मैं हंसी हूँ बस। गाड़ी तो ठीक हो जाएगी यार, गाड़ी का क्या करना है, गाड़ी सही हो जाती है। हमें तो कुछ नहीं हुआ ना, हमें तो चोट नहीं लगी ना, क्या पता क्या हो जाता है। एक पत्थर में क्या पता मेरा नाम लिखा होता है यहाँ लगता है मैं जाती। तो मेरे को मैं एंजॉय करती हूँ इस बात का कि मैं बच गई। मैम आप तो एंजॉय कर रहे हो, आपकी शीशे टूट गए, हमारे तो धूल लग जाए गाड़ी में। हाँ या कुछ हो जाए। बात तो ये आपने कभी काम उसके बावजूद छोड़ा नहीं, आप डरे नहीं कि भाई ये तो मेरा रोज का काम है, आज एक मिला है कल ऐसा किसी और स्टेट का डॉन मिलेगा, आज गाड़ी गई है कल कुछ ऐसा नहीं। पर आप मैंने ये चीज देखी, आप जिस तरीके से आप लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं ना, लोगों को पब्लिक को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है नो डाउट, लेकिन वो समझ जाती है। तो काफी एक बार मेरे साथ हुआ था, हमारे यहाँ पे इनाम के उस पे जाया करते थे, पहले इनाम देते हैं ना हमारे यहाँ पे, ये गुजर इसको पता होगा पक्का। जैसे कोई डांस वांस करता है ना, प्रोग्राम करता है, तो जैसे बुजुर्गों को या किसी को भी पसंद आ जाता है ना तो वो 100 का नोट निकाल के लाएंगे, ऐसे देंगे, ले लो, वो वाला काम था। हाँ ऐसे भी कर देते हैं लोग। और आप डांस करते करते ही कलेक्ट करती थी, मैं लेती थी। तो एक बार मैंने वो बंद करवाया यहाँ पे, वो मैंने इसलिए बंद करवाया, उसके पीछे के बहुत रीजन थे। एक तो बहुत बदतमीजियां होती थी डांसर्स के साथ। जब आप कोई भी इनाम कोई भी लेके आता था तो अगर मेरे साथ बाउंसर्स है तो शायद पब्लिक डर जाए या पब्लिक को यूं लगे कि नहीं यार इससे बदतमीजी करना, क्योंकि एक आधा होता है, हर पब्लिक में ऐसा होता है। लेकिन और डांसर्स के साथ बदतमीजी होती थी। वो 100 रुपए के चक्कर में, 10 रुपए के चक्कर में, चाहे सामने वाले की औकात 1 रुपए की ना हो, लेकिन वो बदतमीजी करके चला जाता था। पहला रीजन ये था। दूसरा ये था कि एक बार मेरे घर पे एक लेडी आई और बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई और मुझे बोले कह 70 लाख रुपए दे मेरे। 70 लाख रुपए दे मेरे, चिल्ला के। और गेट खोल दिया। मेरी मम्मी ने हमारे ऑफिस में बैठी थी नीचे आके, जैसे मैं उसको मिली करी बेटा मेरे 70 लाख रुपए थे। मैं बोली मैं कब लिया मैंने कोई पैसे नहीं लिए। एक पहलवान हुआ करता था उस टाइम पे, वो सबके शोज पे जाके पैसे बांटता था, इनाम देता था मतलब। तो उसने अपने किले विले बेच दिए, किले बेच के और वो पैसे वैसे उड़ा दिए उसने सारे। अच्छा अब नाम का आपको ये बहुत इफेक्ट होता है कि भाई जब कितने भी बच्चे काम कर रहे हो लेकिन एक आदमी हाईलाइट हो जाता है ना तो सारी चीज ना उसके ऊपर गिर जाती है आके। अब कितने शोज पे गया वो, कितनी जगह उसने पैसे दे दिए, 70 लाख उसके तो ये उड़ गए। अब सबके मिल बांट के मैं क्यों दूं, है ना। और मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को क्या लेना देना भाई तेरे बेटे ने किला बेच दिया या ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मुझे वो बात बहुत इफेक्ट हो गई उसकी। थी तो वो एक मदर ही, उसको यूं आ कि यार अगर मतलब ऐसे पैसे लेते रहेंगे तो काफी बच्चे जो अपने आप को खराब करते रहेंगे, खराब कर देंगे। तो उस टाइम के बाद से मैंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी हर किसी आर्टिस्ट को कि जो उस टाइम पे हम जो गाते थे कि ये इनाम नहीं चाहिए, मेरे को इनाम नहीं चाहिए, मुझे मेरी फीस चाहिए। आप मेरी फीस दो, शो करवाओ ना, तो मैं इनाम लूंगी और जिस स्टेज पे मैं चढ़ूंगी उस स्टेज पे ना मैं इनाम लेने दूंगी। तो जो मैंने शुरू किया वो धीरे धीरे करके आज टोटल बंद है। ये तो बहुत सही चीज है क्योंकि देखा देखी में और लोग करते हैं। हाँ देखा देखी में और लोग करते हैं और कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिनके पास रेंट भी नहीं बचता घर जाने का। अच्छा कोई बाहर का भी किस्सा है, कोई फनी, कोई फॉरेन में हुआ हो, कुछ आप परफॉर्म करने गए होगा, कुछ हुआ हो? फॉरेन में नहीं, फॉरेन तो देखा ही नहीं हमने। अच्छा फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में बैठे हो डोमेस्टिक भी, हाँ तो कोई फनी किस्सा हो, पहली फ्लाइट का किस्सा बताओ। अच्छा मेरा पहला शो था बॉम्बे की तरफ। अच्छा पहला आया था और वो कोई ट्रांसपोर्ट के उसमें था। तो वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन थी हरियाणा की जिन्होंने वो शो करवाया था। उस टाइम वो मैंने शो लिया था शायद 2.5-3 लाख रुपए में। और वो पहला शो ऐसा था जो मुझे मिला, आजा तेरी टिकट करा दूं, बॉम्बे चलेंगे, आजा तेरी टिकट कराऊंगी, बॉम्बे चलेंगे। हम कुल मिला के 15 बंदे जो मेरे को वहां से पैसे मिले थे, 15 बंदे गए हम फ्लाइट में। नए कपड़े लिए, मैंने ये किया वो किया, मैं ऐसे करके बैठी तो बड़ा मेरे लिए, मैं सोचती हूँ कि मैं कर क्या रही थी, तो बहुत फनी चीजें हैं मेरे लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने सबसे लड़के के उस तरफ वाली सीट चाहिए मेरे को, विंडो वाली। और मेरे भाई की और मेरी बहुत बचती थी। तो करण बोला कि नहीं चल इधर बैठ। मगर देख सबकी फ्लाइट की टिकट मैंने कराई है, इधर नहीं आया ना, आगे से नहीं लेके आऊंगी। बाद में तो मैं ही देखूंगी यहाँ बैठ के, मैं आगे से नहीं लेके आऊंगी। फिर कह रहा चल ठीक है एक काम करेंगे, आधा घंटा बांट लेते हैं। ठीक है आधा घंटा तू बैठ, आधा घंटा मैं बैठूंगी, ये मैं मान लूंगी तेरी, पर नूनी पर हमेशा तू ही बैठेगा। अच्छा मैंने ना आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मतलब आप डिप्रेस थे टाइम पे और एक सुसाइडल थॉट मतलब का था, तो मैं उस फेस के बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे। वो कुछ नहीं, वो इतना वो कैसे आ गया कि मतलब लाइफ में पॉइंट की? अरे अभी काफी बच्चे मेरे पास आते हैं नए नए, बोलते हैं मैम हम डिप्रेशन में। मैं 5 मिनट तो उनका मुंह देखती हूँ और फिर बोलते बेटा डिप्रेशन तूने देखा ही नहीं है, जब देख लेगा ना पलक झपकाने भी बंद कर देगा, बहुत अलग जोन में आप चले जाते हो, होता है। और हर इंसान की जिंदगी में
आता है एक ऐसा फेज जब आप खुद से ही हताश हो जाते हो और आपको लगता है कि यार क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया ये ज़िंदगी का। तो कुछ नहीं है, एक रागनी थी उस टाइम पे, वो बहुत लोगों ने गाई थी, मेरे से पहले भी बहुत आर्टिस्टों ने गाई थी। और मेरे को ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि भाई मेरे लिए दुनिया का हर इंसान सिर्फ इंसान है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कौन नीचे तबके का है, ऊंचे तबके का है, इसके पास इतना स्टेटस है, ये इस पोस्ट पे है, ये उस पोस्ट पे है, मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। शुरू से मेरे लिए सिर्फ एक इंसान है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ह्यूमैनिटी है। अगर वही इंसानियत ही आपके अंदर नहीं है ना, तो आप वेस्ट हो, आप इस धरती पे आने के लायक ही नहीं हो। तो उस टाइम जब मैंने वो रागनी गाई थी तो मेरे लिए भी यही था कि यार सब इंसान है। और जब पुराने आर्टिस्टों ने वो रागनी गाई थी तो वो फन जोन में बनी हुई है, किसी और राइटर ने लिखी हुई है, तो सबने गाई तो कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई रिएक्ट नहीं किया गया। पर मैंने गाई तो भाई लोगों को बुरा लगा तो फिर मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी, माफ़ी मांग ली, चीज़ें की कि भाई चलो किसी को बुरा लगा है तो भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये काम नहीं करूँगी। और मुझे अलग अलग जगह पे ले जाके माफ़ी मंगवाई गई कि जैसे मान लीजिए नोएडा में जितने जगह गुज्जर है, एक घर में जाके आप माफ़ी मांगो कि आपने ये गलत किया है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल, मेरी से शायद गलती हो गई तो मैंने सबसे माफ़ी मांगी। लेकिन ना वो माफ़ी मांगने के बाद भी मेरे ऊपर केस किया गया, केस कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर दिन रात फ़ोन आते लोगों के। जब फेस ख़राब होता है ना तो हर इंसान सिर्फ आपको डराता है, कोई आपके आसपास ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपको आके ये बता दे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो रात को 2-2 3-3 बजे मेरी माँ के पास फ़ोन आते थे कि आ रही है पुलिस, तेरी बेटी को उठा ले जाएगी, निकल लिया पुलिस वाले निकल लिए। मेरी माँ ने मुझे 11 दिन एक अलग कमरे में इस डर से छुपा दिया कि मेरी बेटी को पुलिस ना ले जाए। मैं ना जिस घर में मैं रुकी, जिस कमरे में मैं थी, ना तो उनका टीवी चल रहा था, फ़ोन मुझे दिया ही नहीं गया कि भाई के ट्रैक व्रैक हो जाएगा किसी ने। मेरी मम्मी को भी इतनी नॉलेज थी नहीं, मैंने कभी उन चीज़ों को कभी मैंने देखा ही नहीं, फेस ही नहीं किया, तो मेरे लिए भी सारी चीज़ नहीं थी। वो 11 दिन मैंने कैसे निकाले, मतलब रूह कांपती है मेरी आज भी, कैसा दिन कभी दोबारा देखने को ना मिले में। ठीक है, फिर एक 11 दिन बाद ये सारी चीज़ होने के बाद एक आर्टिकल लीक हुआ था। आज तक वो साइबर सेल ने ये नहीं बताया किसने किया था, पर एक आर्टिकल लीक हुआ था जिसमें मेरे कैरेक्टर के बारे में किसी ने बड़ी गंदी बातें लिखी थी, और कि भाई मैंने ये किया है, मैं ऐसे ऐसे करूँगी, मैं लोगों की पोल खोल दूँ, पता नहीं मुझे आज शब्द भी याद नहीं आते थे उसके। वो देख के मेरा बड़ा दिल टूट गया था। मतलब मुझे ये नहीं था कि पुलिस आ रही है पकड़ने, मैंने माफ़ी मांगी, ठीक है जो भी हुआ ठीक है, एक्सेप्टेबल था, पर वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब कोई मुझे जानता ही नहीं तो वो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा कैसे सकता है, कौन है ये, कहाँ से है। और जो पब्लिक मुझे इतना प्यार कर रही थी उस टाइम पे, जो पब्लिक मैडम हम मर जाएंगे, मैडम हम ये कर देंगे, मैडम हम वो कर देंगे, उस आर्टिकल के नीचे वो मेरा फर्स्ट और लास्ट था जब मैंने कमेंट पढ़े। मैं आज तक कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैंने स्क्रॉल करके कमेंट्स पढ़ना जब शुरू किया तो ऐसी गंदी बातें शायद मैं कैमरा पे बोल भी ना पाऊँ, ऐसी गंदी बातें नीचे लिखी हुई थी। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो मुझे लगा कि यार जब लोगों ने तेरे को इस नज़रिए से देखना शुरू ही कर दिया, तू नहीं जी सकती, तेरा कोई मतलब नहीं है। फिर रात को मेरे मम्मी और भाई को मैंने नहीं बताया, ये मेरी गलती थी, फिर मैंने कुछ पॉइज़न ले ली थी। पॉइज़न लेने के बाद फिर मेरी शायद 7 या 8 दिन बाद आँख खुली थी, मेरे गले में एक ट्यूब थी, नलकी थी, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। बस ये फेस था। लेकिन जब मैं उसके अंदर से निकली हूँ, वो मैं अपनी माँ को देख के निकली हूँ, मेरी फैमिली को देख के, मेरी बहन को देख के, मेरे भाई को देख के। मुझे उस टाइम ये एहसास हुआ कि तू नहीं है तो इनको खा जाएंगे लोग, ये भी नहीं है। और जब मुझे उस टाइम तक, मैं आज भी अपने घर की एक रीढ़ हूँ, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। मैं नहीं हूँ तो मुझे पता है कि जितनी भी मेरी फैमिली में लोग हैं सबको खा जाएंगे लोग। तो वो इसीलिए मैं बाहर निकली, चीज़ें देखी मैंने। मैं रात को ऐसे लेटी रहती थी, ऐसे करती रहती थी, पाँव हिलते रहते थे, पंखा देखती रहती थी, आंसू जाते रहते थे, मुझे भी नहीं पता लगता था कि 3 घंटे हो गए, पलक भी नहीं झपकाई तूने। तो जब नए बच्चे आते हैं, मैं इसीलिए बोलते हैं ना, हर चीज़ मेरे लिए ईजी हो गई कि जब कोई भी आके मुझे बोलता है ना मैडम मैं डिप्रेशन में हूँ, एक बार तो मेरी हंसी छूट जाती है कि अच्छा तो डिप्रेशन में है, ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ चीज़ों को। अब बहुत ईजी हो गया सामने वाले का कोई भी चीज़ मेरे लिए लेना। तो वो गंदा जोन था मेरे लिए, बहुत गंदा जोन था। मतलब ये मैं ये सोच रहा हूँ अभी भी इतनी जनता है जो फ़ोन का इतना गलत मिसयूज़ करती है इस लेवल पे आके कि वो किसी बंदे को जो डिप्रेशन में पहुंचा देता है। कुछ भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। मेरी शादी नहीं हुई, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया मेरा पति फौजी था, उसने मुझे तलाक दे रखा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चे ढूंढ रही थी कई दिन तक, कब गए मेरे बच्चे, कहाँ हैं यार, कहाँ चले गए मेरे बच्चे। कुछ भी बोल सकते हैं लोग, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान मत दो। मुझे लगता है अब मुझे ये लगता है अब कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है मैं बहुत अच्छे से उसको ले लेती हूँ, ठीक है तेरी सोच ही है। अब मैं उस चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं कोई भाई ध्यान से सुन लो, मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, कर लो जिसको करना है, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। नहीं मैम आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने डिफिकल्ट टाइम्स और इतने टफ टाइम्स आप इतने उस जोन से बाहर निकल पाए। नहीं काय का टफ टाइम तो वो तो कुछ टफ टाइम ही नहीं था। आज लोग मेरे को बोलते हैं बहुत स्ट्रगल किया, ना भाई मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। वो तो मेरे लिए बहुत ईजी चीज़ें थी। स्ट्रगल तो देखा मैंने माँ बनने के बाद। असली स्ट्रगल माँ बनने के बाद शुरू होता है एक लेडी का। जब आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ आपको लोग बोलते कि आपने ही किया है ना, और जब आप माँ बन जाते हो तो लोग आपको कैसे नजरिए से देखने लग जाते हैं, माँ बन गई यार अब क्या करेगी, अब नहीं है इसके कुछ बस की, अब थोड़ी काम कर सकती है, अब थोड़ी स्टेज कर लेगी। मतलब जैसे ये भी कहा जाता है कि शादी हो गया ना करियर डाउन, हाँ करियर डाउन चला जाएगा। ऐसा क्यों छुपाते भी हैं कि नहीं बताते? वो एक्चुअली में ये लोग बेवकूफ है। इन लोगों को ये नहीं पता बेटा तू जहाँ से आया उसने एक ऐसा पैदा कर दिया, तो तेरी माँ जितनी बलशाली है ना इतनी वो हो चुकी है, तेरे को क्या मानेगी वो। तो मैं एक माँ हूँ प्राउडली, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे कोई बखेर नहीं सकता, और मैं बिखरूंगी भी नहीं। तो लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो लोग गाने भेजते थे आगे से, हाँ मैडम बनाते हैं कुछ, हाँ मैडम करते हैं कुछ,
तो जो वो वाली चीज़ थी, स्ट्रगल तो वहाँ देखा मैंने कि अच्छा यार माँ बनने के बाद लोग ऐसे करने लग जाते हैं, मतलब ऐसी जजमेंट होती है लोगों की। तो मतलब अगर आप एक लेडी जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रही है, अगर वो माँ बन गई, आप उसको ऐसी नज़र से देख रहे हो, सॉरी फॉर दैट, आप अपनी माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर आप बिल्कुल भी नहीं करते। फिर उसके बाद धीरे 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 जब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, मैं आराम से बैठी, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस टाइम पे, तो वो समझ जाता है इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ी है, तो उसको पता लगता है, उसको मैं बोलूँ भी ना उसको तो वो समझ जाता है, पकड़ जाएगा। मुझे ये भी बोल देता है कई बार, चल झूठी बनावटी मुस्कान बंद कर, अब बता क्या बात है। तो मैं समझ जाती हूँ ये पकड़ गया। तो उस टाइम पे कोई गाना वाना दे ही नहीं रहा था, बोला क्या हो गया, मैं बोली कुछ नहीं, बोला चल बताओ क्या हो गया, आराम से बता दे कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि कोई गाने ही नहीं दे रहा, मतलब कंपनी ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे मैं कोई बाहर से आई हूँ, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। तो बोला कह रहा तू क्या ढूंढ रही है, मैं बोली मुझे भी नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। कह रहा क्या नहीं है तेरे पास, पैसा नहीं है, मैं कहा है, बोला नाम नहीं है, मैं कहा है, पब्लिक नहीं है, मैं कहा है, तो तू क्या ढूंढ रही है, बाहर क्या ढूंढ रही है। मैं बोली हाँ यार ये बात तो ठीक है, कह रहा कंपनी लगा ले, खुद का काम कर ले, लेबल लगा ले, क्या जरूरत है बाहर काम मांगने की। मैं कहा यार ये बात भी ठीक है। फिर मैंने स्टार्टिंग की, रिस्क लिया, तब मुझे आप बोल रहे हो ना प्रोड्यूसर, तब मुझे प्रोड्यूसर की वैल्यू समझ में आई। जब आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है यार आपके प्रोडक्ट से, लोगों से, जिन्होंने वो आपको चीज़ दी है, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज़ की। तब मैंने 1,70,000 में एक गाना रेडी किया, लोरी, जिसको लेके मैं बहुत कंपनियों के पास गई थी और उन्होंने सिर्फ ये कह के मना कर दिया उस गाने को कि ये कमर्शियल नहीं है, नाचने गाने वाला गाना चाहिए। तो आज वो शायद 350 मिलियन है मेरी कंपनी पे, खुद की कंपनी पे, कंपनी का ही चैनल पे डला होता चैनल पे कर दिया, चैनल बना दिया, उस गाने ने चैनल स्टैब्लिश कर दिया। फिर CMS देके वो कंपनी के साइड कर दी, लगा दी। फिर मेरी कुरकुरी उठ गई कि नहीं यार मज़ा तो आने लग गया इस चीज़ में, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। फिर आया मैं तो एक और कंपनी लगाऊंगी। फिर मैंने एक और कंपनी लगाई देसी गीत के नाम से। देसी गीत पे पानी छल के आज पानी छल के 250-250 मिलियन वो है, तो ठीक चल गया। मैम ये ठीक नहीं होता, ये तो बहुत तगड़ा होता है, इसको ठीक मत बोलो। 250 मिलियन एक गाना भाई। अच्छा आपकी लव मैरिज थी वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बढ़िया तगड़ी वाली लव मैरिज। तो लगता है मेरी शक्ल देख के मतलब मैरिज करूंगी, अरेंज मैरिज करूंगी, बता। मैम ऐसे लगता तो है मम्मी को ही ले आई तो आप मना नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी मॉम ने इतना सपोर्ट करा। मैम आपने बंदिश डाल दिया, तो बहुत तगड़ी बंदिश हो गई। लव मैरिज होगी और मम्मा को भी पसंद ही होंगे, तो लव विद अरेंज। मैं कह रहा हूँ अरे पहले मम्मी का प्रपोजल आया हुआ इस हाँ, तो लड़के किसी से का नहीं। समर्थन नहीं था, ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से, हम दोनों ने खुद को पसंद किया, शादी करके मैंने मेरे घर बता दिया, उसने उसके घर बता अच्छा रात फेरी ये तो झंडे गाड़ दिए। तो बहुत तगड़ा। आपकी मम्मी को भी नहीं पता था, क्या बात कर रहे हो। नेक्स्ट लेवल। आपने ये बोल के हमें दे दी हरी झंडी, अब ये काम करिए। दिया। और सिर्फ एक दिन पहले प्रपोज किया था उसने मुझे, मैंने उसको, अगले दिन हम शादी भी कराई। अरे तेरी ये तो भाई ऐसे होती है शादी, कहाँ वेब सीरीज बना दी लोगों ने शादी। मैम थोड़ा सा बता दो, क्या पता सही में वेब सीरीज ही बन जाए आपकी नहीं स्टोरी। नहीं बननी चाहिए, ठीक है, हम बहुत खुश हैं। बल्कि जब हमने शादी की थी तो लोगों ने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें की, ताने भी मारे, बहुत लोगों ने ये भी बोला नहीं यार ये मतलब से जुड़े हैं आपस में, पर हमें पता है हम किस चीज़ से जुड़े हैं एक दूसरे अरे से। बहुत सही चीज है। आजकल तो लोग 5 साल 6 साल डेट करते हैं, शादी को होता है फिर नहीं जहाँ निभनी होती है वहाँ निभ जाती है, जहाँ नहीं निभनी होती वहाँ तो फिर 17 साल भी अलग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ की चीज़ अच्छी है ये कि, और मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वीर मेरा, और वो नेक्स्ट लेवल बंदा है। तो जैसे मैं नेक्स्ट लेवल हूँ वो नेक्स्ट लेवल। बहुत सही तो हम बहुत हैप्पी हैं एक दूसरे के अच्छा साथ। मैम खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपका जो एक हैप्पी जोन है स्टेज के बारे में आप कहते हैं, मुझे वो बहुत खुशी देता है। 7-8 साल पहले स्टेज पे परफॉर्म करना एक अलग तरीके से होता था, जैसे कहते हैं कि टाइम के साथ ट्रेंड चेंज होता है, तो हरियाणा में स्टेज पे या कहीं भी परफॉर्म करना अब टाइम के साथ चेंज हुआ है 7-8 साल में, 10 साल में बहुत चेंज हुआ कुछ है। और चेंजेस आप चाहते हो जो और हो? नहीं अब मैं कुछ चेंजेस नहीं चाहती हूँ, ज़्यादा चला जाएगा। हाँ ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग थोपड़ा देखते रहने दो लोगों को। और स्टेज इतना चेंज हुआ है कि आज से 9 साल पहले का स्टेज 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली जोड़ के बनाया जाता था। मैंने किया है, 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली जोड़ दी और बोलते थे चलो नाचो, और वो खुशी भी दे देता था। सही में? बस वो थोड़ी सी ऊंचाई इतनी खुशी दे देती थी, उसको कोई मतलब नहीं था यार ये फट्टी से बनाया किस चीज से बनाया। जब उछल के कूद के नीचे पड़ते थे, जब घुटने टूटते थे, अरे बाबा लोहे का है रे। वो ऐसा था। आज भाई कि हमें ये चाहिए, हमें डिस्को लाइट्स चाहिए और टेक राइटर चाहिए, हमें इतना बड़ा बेस चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ना यार जहाँ गाना बज गया मैं तो वही सुकून है। सही बात। और अभी वो वीडियोस बनाओ भाई दोबारा, डन डन सही में मैं अपनी जनता को बता दूं, शायद हमने पॉडकास्ट में बताया बताया, वो तो बनानी चाहिए। सपना मैम हमको देखती थी पहले, हमारी कॉमेडी स्केचेस भी देखती थी, हमने बोला वो फिर से बनाओ यार, तुम वो क्यों नहीं बना रहे हो? हमने वो भी बोला मेरी जरूरत हो तो वो भी बुलाना। लेके मुझे बुला ये भी अभी है ना हाँ आपके में बिल्कुल बिल्कुल है, जहाँ जरूरत हो वहाँ बुलाना, वो बनाना भी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट जब हम देखते हैं, जब हमारा हंसने का कभी मन करता है, तो बहुत रेयर कंटेंट ऐसे होते हैं जो बिना गाली गलौज के निकल जाए, और वो देखना बड़ा अच्छा मैम मैं बता दूं, लेकिन हमने दी है, but कम इतनी नहीं इतनी नहीं दी है ना। बिल्कुल नहीं थी, 3-4 साल बिल्कुल नहीं थी, उसके बाद देख के अच्छा लगा। नहीं दी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने नहीं दी है, पर थोड़ी में और बहुत फर्क है। प्योर गालियां नहीं होती कि भरी हुई है। हाँ, वो तो अब भी हम घर में जितनी आप देते हो तो घर में चलती भी है। आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? बिल्कुल जो जबान पे रखी। वो म्यूट कर देंगे हम। नहीं चाहे बीप कर दो, बिल्कुल नहीं दूंगी, ऐसा नहीं। यार इस पॉडकास्ट में कहाँ से कहाँ तक की बातें हो गई, मैम के पीक से डाउनफॉल से गालियों तक बातें चल गई। मैम हमें तो बहुत मजा आया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मेरा बहुत अच्छा रहा भाई, मैंने 2.5-3 साल बाद शायद इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू तो कैसा हो गया पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने बंद कर दिया है, अभी फिर से देखते हैं, चलो करते हैं। अच्छा आपके फैंस के लिए कुछ नया बढ़िया आने वाला हो? क्या कुछ आने वाला है? हाँ आपको बता बिल्कुल, दो। वो इनके वाली बातें जी, वो नया आएगा जो अभी नया चल रहा है, वो पुराना नहीं आएगा। तो बहुत हम तो बस कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें लेके आए, करेंगे। मूवी भी प्लान करेंगे, पर अच्छे लेवल की प्लान। हरियाणवी मूवी प्रॉपर
मजा आएगा। अभी आप बढ़िया एक बायोग्राफी भी देखेंगे मेरी जल्दी, अरे वाह, ये कुछ खुलासा हुआ ना, ये है कुछ। ये थोड़ा सोफा ऐसे जो खुलासे कर देता थोड़े थोड़े। पर यहाँ नहीं देखेंगे, मतलब यहाँ नहीं, वहीं बन रही है, तो अच्छे लेवल की बन रही है। अरे वाह। बहुत टाइम से काम चल रहा है, तो अभी उसका टाइम आया, तो अब ये नहीं बताऊंगी क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, किस लिए बन रहा है। नहीं, वो तो हम wait फिर- करना चाहेंगे फिर उसका। अच्छा एक बार अनाउंस हो जाने तो फिर आप स्पेशल उसी के लिए बुला लेना, डन है, डन। एक और कर लेंगे इस बहाने, दोबारा मिलना हो जाएगा। और आप मुझे उनसे भी मिलाना। किनसे? हाँ, वो डॉक्टर का नाम मैं भूल जाती हूँ हमेशा, मुझे वो बड़ी पसंद है, जिनके साथ आपने अभी रिसेंट एक एपिसोड शूट किया है, रामायण वाला। अच्छा हाँ, अमित गनात्रा जी के साथ हाँ। अच्छा डेफिनेटली। जी से पक्का मिलाना, मैं बड़ी उनसे, मैं बैठ के 1.5 घंटा उनसे नॉलेज लूंगी। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और मैं अपनी जनता से ये कहना चाहूंगा, जो कि मैं खुद फील कर रहा हूँ इस समय, कि जब इतने एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं यहाँ पे इस सोफा पे बैठते हैं और अपनी लाइफ की बातें करते हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि सिर्फ इस पॉडकास्ट को सुनो मत, जो चीजें लाइफ में अप्लाई कर सको ना, अप्लाई करना। यहाँ पे देखा जाए तो हमने कितनी चीजें आज डिस्कस करी जिनसे सीखने को बहुत कुछ है, तो अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस चीज को अप्लाई करो। चाहे वो ये हो कि आप खुद से चीजें करो, चाहे वो ये हो कि लोगों से कैसे अपनी बात कन्वे करना हो, चाहे वो ये हो कि अपने वर्स्ट फेस से कैसे ओवरकम करो। तो चीजों को अप्लाई करो, प्यार बनाए रखो। मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ गोल बटन आ रहा है, नए नए गाने आने वाले हैं और आपको मैम ने बोलने की बताई जरूरत नहीं है, दिया वैसे अब क्या तक कर दिया होगा उन्होंने सब्सक्राइब वगैरह। जाके आपके गाने लोरी- सब सुनते ही हैं। जाके लोरी सुनो जिसने नहीं सुना। सारे गाने सुनो भाई, और प्यार दो फुल ऑन भर के। एंड ऑल्सो आई वांट टू थैंक सपना चौधरी एंड द होल टीम। आप लोग थैंक यहाँ यू पे सो आए। मच मैम, आप स्पेशली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। मैम आप तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मत करो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, नहीं, हरियाणवी बोल दो एक बारी। अरे बुलाने खातिर बहुत धन्यवाद थारा जी सा आ गया। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नए पॉडकास्ट में। ओके जी, बाय चलो, बाय। बाय। लव यू, बाय जनता।